नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार में पुनः आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे कल की ही भांति। सबसे पहले कल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, जिसमें पहला प्रश्न था नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य इसमें से है, ये छोटे किसानों को लोन नहीं देता है, ना ही बड़े किसानों को लोन देता है। हमने बात किया था, ये किसानों को सीधे तरह से लोन नहीं देता है, बल्कि उन बैंकों को या उन संस्थाओं को लोन देता है जो किसानों को या फिर रूरल एक्टिविटीज़ में जो हेल्प करती हैं उनको लोन देता है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से आयात किया था? यूएसए से आयात किया था। रोहिंग्या किस देश के मूल निवासी हैं? ये म्यांमार के मूल निवासी हैं। किसी ऋण को एनपीए घोषित करने की न्यूनतम समय सीमा कितनी है? तो कोई भी ऋण अगर 90 दिन तक उसका कोई भी ब्याज या मूलधन नहीं दिया जाता है तो वो 90 दिन में एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देती है? नहीं, ये तो सामान्य दर होती है। बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेती है? नहीं, ये भी नहीं है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंक को ऋण देती है? जी हाँ, ये रेपो दर है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकों को जब ऋण देगी तो उसे रेपो दर कहेंगे। ये था कल के प्रश्नों का डिस्कशन। और आज भी आप गौर से सुनिएगा, उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे आज के न्यूज़पेपर में, उससे भी जो प्रश्न उठेंगे उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए शुरुआत से ही आप ध्यान दीजिएगा ताकि प्रश्नों का आप अच्छे से जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकें। तो दिन रविवार को आज सबसे पहली खबर है, गवर्नमेंट नोड मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा एफडीआई क्या है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो देखिए, निवेश मतलब क्या है कि किसी बाहरी क्षेत्र से और भारत में कोई अगर धन आता है तो उसे निवेश बोलते हैं। तो इसके दो माध्यम हैं, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम दोनों में अंतर देखेंगे। तो एफडीआई का मतलब जैसे इस तरह आप कुछ समझ सकते हैं कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, यानी कि जैसे पेप्सी है, पेप्सी कंपनी है, वो सीधे आके अपना प्लांट यहाँ इंडिया में खोलती है तो उसने डायरेक्टली आके इन्वेस्टमेंट किया, तो ये एफडीआई हो गया। और दूसरा एफपीआई आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए बिल गेट्स हैं, उनके पास पैसा काफ़ी है लेकिन वो आके यहाँ पर व्यापार नहीं करना चाहते हैं, अपने पैसे से फ़ायदा कमाना चाहते हैं। तो किसी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे तो उनको कंपनी चलाने की दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कंपनी अच्छी चल रही, घाटे में चल रही, फायदे में चल रही, उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यानी कंपनी के कामकाज से उनको छुट्टी रहेगी, जबकि उनको फ़ायदा अगर कंपनी कमाएगी तो उनको फ़ायदे का हिस्सा मिलेगा। तो एफपीआई और एफडीआई में आपको दो अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एफडीआई का मतलब क्या है कि वो सीधे आकर कंपनी के कार्यों में इन्वॉल्व हैं। जैसे पेप्सी है, वो अपनी कंपनी यहाँ पर आकर स्थापित करती है तो उसको पेप्सी कंपनी चलाना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा, जो प्रॉफिट कमाएगी वो उस विदेशी व्यक्ति का हो जाएगा। लेकिन एफपीआई का जैसे आप इस तरह आप समझ सकते हैं। फिर से एक उदाहरण लेते हैं। रिलायंस कंपनी हमारे भारत की कंपनी है, इसमें कोई विदेशी आता है, वो $1000 इन्वेस्ट करता है और कहता है कि भाई जितना हमने दिया है उस हिस्से में जो लाभ आएगा उतना अनुपात हमको फ़ायदा दे दीजिएगा। तो उसको रिलायंस की कंपनी के कामकाज से समस्या नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लाभ कमाना है, कैसे सामान को बेचना है। तो यानी कि सीधे वो आके धन निवेश कर देता है और उसके कंपनी के कामकाज की टेंशन नहीं करनी है। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। जबकि एफडीआई क्या था, जिसमें सीधे आकर वो कंपनी को स्थापित करता है या किसी कंपनी में एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है, ताकि उसकी अब चिंता बढ़ जाती है कि वो उसको एफडीआई कर सके वो। तो अगला हम देखेंगे आगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ था, जब लिबरलाइजेशन चला था तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक एक्ट आया था। पहले क्या था, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, विदेशी मुद्रा जो भी आती है, जैसे डॉलर है तो डॉलर में हमारे देश में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, तो इसलिए डॉलर को सबसे पहले हमको रुपए में बदलना पड़ेगा। तो इसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो पहले क्या था, जो भी निवेश आता था उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट करते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, थोड़ा सा लिबरल व्यू अपनाया है, यानी कि रेगुलेट यानी कि उस रोकेंगे नहीं, बल्कि हम उसको चेक करेंगे केवल उचित है अनुचित है, कहीं कोई धोखाधड़ी का तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, स्मगलिंग का केस तो नहीं है। मतलब इलीगल पर्पज़ के लिए तो विदेशी मुद्रा का नहीं प्रयोग हो रहा है। बाकी यदि अगर सूचित माध्यम प्रयोग हो रहा है तो हम उसे कोई नहीं देखेंगे। यानी कि वो हमने विदेशी मुद्रा को और आकर्षित करने के लिए बढ़ाया था। यदि FEMA एक्ट है ये। अब न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट नोड मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। तो जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की मंजूरी अब आवश्यक है। जो पड़ोस के देश, जिन देशों से भी हमारी सीमाएं लगती हैं, उन देशों से कोई भी निवेश आता है तो उसमें गवर्नमेंट की मंजूरी
आवश्यक है। अब किन देशों से सीमाएँ हमारी लगती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप देखे होंगे मैप, आपको याद होगा, इन देशों से हमारी सीमाएँ लगती हैं। तो क्यों ऐसा किया गया है कि जैसे एफडीआई क्या होता था, एफडीआई दो माध्यम से आती है, एक तो डायरेक्ट रूट से आती है, एक गवर्नमेंट रूट से आती है। तो डायरेक्ट रूट में क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती है, सीधे आप आइए किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप चाहते हैं उसमें जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस हो गया, सुरक्षा हो गए, और भी कोई महत्वपूर्ण सेक्टर हो गए जैसे डिफेंस हो गया और सब हो गए, तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट विदेशी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तोप बन रही, तोप के कारखाने हैं, उसमें किसी विदेशी ने निवेश किया, तो वो सेंसिटिव सेक्टर है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। तो इसलिए दो मेथड है यहाँ के, डायरेक्ट रूट और गवर्नमेंट रूट। तो अब क्या कहा है गवर्नमेंट ने, कोई भी एफडीआई हो अगर भी हमारे पड़ोसी देशों से आता है उसको गवर्नमेंट रूट से जाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है। क्यों ऐसा किया गया है? जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना से पूरा देश समस्या में पीड़ित है, तो आर्थिक गतिविधियां भी काफ़ी कमज़ोर हुई हैं, तो जो कंपनियों के शेयर हैं उनके दाम भी गिर गए हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए 100 रुपये का रिलायंस का शेयर था, वो उसकी आर्थिक गतिविधि इतनी स्लो हो गई है, 20 रुपये का हो गया है, यानी अंडर वैल्यू हो गया है। तो कंपनियां इस मौके का फ़ायदा उठा के, विदेशी लोग जो भी रहेंगे वो आएंगे, कहेंगे इस समय सस्ता है, 20 रुपये में ख़रीद लो, उसके बाद में फिर ये महंगा हो जाएगा 100-150, तो सीधे 80-90 रुपये का मार्जिन हमको मिलेगा। तो इसमें वो तो फ़ायदा खाएंगे, लेकिन हमारे देश की कंपनियां बाद में इनको बहुत नुकसान हो जाएगा। यानी कि 20 रुपये में जहाँ पर उनको एक शेयर बेचने पर 100 रुपये का हिस्सा मिलता, वहाँ पर अब 100 रुपये में 5 शेयर उनको बेचना पड़ेगा, यानी 5 गुना हिस्सेदारी उतने ही पैसे में देनी पड़ेगी। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कोई भी विदेशी निवेश यदि हमारे पड़ोसी देशों से आता है तो उसको कंपलसरली, यानी ज़बरदस्त, उसको मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये थी हमारी पहली और काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगली न्यूज़, ICMR रिपोर्ट्स अ ह्यूज स्पाइक इन इन्फेक्शंस इन अ सिंगल डे। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो जो भी मेडिकल रिसर्च की काउंसिल, ये मतलब उस सब चीज़ों ध्यान देता है। तो इन्फेक्शन, कोविड के सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस अभी तक आए हैं आज दिन में, यानी कि कल लगभग शनिवार को 2154 लोगों को नए केसेज आए, तो सबसे ज़्यादा अभी तक के केस ये बताया गया है। अब देखिए अगला है, डेली टू यूज़ रैपिड टेस्ट किट्स फ्रॉम टुडे। आज से रैपिड टेस्ट किट्स यूज करेगा। तो रैपिड टेस्ट किट, यहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट की बात की थी हमने, पहले भी डिस्कस किया है। देखिए दो मुख्य तरह के टेस्ट अभी तक कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एंटीबॉडी की टेस्ट किट और एक जो रैपिड टेस्ट होता है जिससे कोरोना से हमारा टेस्ट होता है। तो एंटीबॉडी किट का मतलब क्या है कि ये टेस्ट करेगी कोई भी एंटीबॉडी आपके बॉडी में अभी हाल ही में क्रिएट हुई कि नहीं, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके प्रत्युत्तर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी। तो ये इससे पता चल जाएगा जो व्यक्ति था किसी बीमारी से पीड़ित था कि नहीं। लेकिन ये कोरोना का एग्जैक्ट टेस्ट ही नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये पता जरूर बता सकता है कोई व्यक्ति किस हाल में किसी उससे पीड़ित था कि नहीं। अगली खबर हम देखेंगे, ये लोकल न्यूज़ है, ये भी तो देखेंगे। ये देखिए आज लेटिए कुतुब मीनार की लाइटिंग हुई है, तो इसमें देखना है हमको थोड़ा सा। क्या था कि सैटरडे को, यानी कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके। यूनेस्को क्या है? एक यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है एक। तो देखिए ये क्या करती है, इसका काम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल को जो है चिन्हित करती है, जिसका कोई एक महत्वपूर्ण कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, यानी किसी सांस्कृतिक विरासत हो या फिर कोई भौतिक विरासत हो महत्वपूर्ण हो, तो उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में चुनती है। तो देखिए इससे क्या होता है, ऐसे चिन्हित होने पे हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। तो अभी हम देखेंगे हमारे देश में कितनी साइट्स हैं। हमारे देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 है। 38 विश्व विरासत स्थल है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या है? जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण हो। तो हम जैसे सांस्कृतिक विरासत स्थलों के कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे आगरे का किला हो गया या फिर अजंता गुफाएं हो गई, तो ये सांस्कृतिक विरासत स्थल हो गए। और जो प्राकृतिक विरासत स्थल का उदाहरण लेंगे, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरबन के डेल्टा हो गए, तो ये प्राकृतिक विरासत स्थल हो गए। और जो एक मिश्रित स्थल है वो है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे, तो वो मिश्रित प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को के द्वारा इसको ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। और हमारे देश में 38 विश्व विरासत स्थल हैं।
नो स्टडी मटेरियल्स चेंजिंग डेट्स लीव सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स क्लूलेस। तो यूपीएससी की डेट्स अभी क्लियर नहीं है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो जो भी बच्चे हैं यूपीएससी के प्रतियोगी छात्र हैं वो अभी भी मतलब संशय में है, तो इसलिए थोड़ा सा आया गया। कई बच्चों का इसमें छोटा छोटा इंटरव्यू है, बताएं कि हमारे पास मटेरियल्स नहीं, पढ़ने को डेट क्लियर नहीं है, तो बड़े हम संशय में, स्पष्ट कर यूपीएससी। अगली न्यूज़ है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मेक 4 पीपीई किट्स फॉर हेल्थ स्टाफ इन उदयपुर। उदयपुर में जो विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्होंने पीपीई किट्स तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए। तो हम जानेंगे पीपीई किट्स क्या है। ये देखिए, जो भी प्रिवेंशन के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इनको बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है। जैसे कवरऑल हो गया जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, विशेषकर डॉक्टर इसमें पहनते हुए आप फोटो देखे होंगे। ग्लव्स हो गए और ग्लासेस हो गए और फुटवियर्स हो गए। तो मतलब जो हमारे उससे ताकि संक्रमण ना हो से बचने के लिए जो भी हम प्रोटेक्टिव ड्रेस पहनते हैं या फिर विशेषतः डॉक्टर लोग पहनते हैं अभी हॉस्पिटलों में, तो उसको पीपीई बोलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या है। ये देखिए 3 चित्र हैं। सबसे पहले आप ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं, ये है एव्स बीच कोवालम, केरला का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बीच है, सबसे अच्छा बीच माना जाता है। और दूसरा देखिए इधर आपका गोलकोंडा फोर्ट है, ये आपका विश्व विरासत स्थल में भी चिन्हित है, भारत का एक विश्व विरासत स्थल है। अब देखिए तीसरा विधानसौधा। विधानसौधा क्या है, इसमें कर्नाटका की विधानसभा बैठती है। देखिए ये सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है भारत की। ये इंडो सार्सेनिक स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का मिक्सचर से बनाई गई थी। अब इंडो सार्सेनिक को क्या कहते हैं, हम थोड़ा समझेंगे। इंडो सार्सेनिक को इंडो गोथिक भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स करके। तो इसमें क्या होता था, इंडो सार्सेनिक में पिलर्स का प्रयोग होता था। देखिए आप ऐसा देखिए, इसमें ढेर सारे देखिए पिलर का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद जो डोम्स होते थे, देखिए ओनियन, प्याज के आकार के डोम्स होते थे, देखिए यार, तो ये इस्लामिक से लिया गया, यानी इंडियन स्टाइल है। और जो पॉइंटेड, देखिए पॉइंटेड हेड है। तो ये सब चीज़ें दोनों मतलब पश्चिमी और भारतीय दोनों शैली से मिलकर बना है। तो ये इंडो सार्सेनिक और द्रविडियन यानी जो दक्षिण भारत की कला है उससे मिलकर बना है। तो ये स्टाइल थी इसकी। अगली न्यूज़ देखेंगे, ह्यूज क्रैक डेवलप्स ऑन अम्बुकुथी हिल्स इन केरला। केरला के अम्बुकुथी हिल्स में, अम्बुकुथी एक पहाड़ी है, उस पर क्रैक्स डेवलप हुए हैं। तो क्रैक्स मतलब क्या है, जैसे देखिए आप, ये एक तरह से आप कह लीजिए तो लैंडस्लाइड का ही थोड़ा सा पहले का संकेत है। लैंडस्लाइड क्या होता है, यानी लैंड का सरक जाना, फिसल जाना। कैसे ये होता है प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, उस पर अपरदन हो चुका है, वो टाइटली बाउंड नहीं है उसकी मिट्टियाँ, तो अगर कोई बारिश होती है तो मिट्टियों में दरार, मिट्टी दूर मतलब मिट्टी फूल जाती है। जैसे मिट्टी वो पानी ऑब्जर्व करेगी, सोखेगी, तो मिट्टी फूल जाएगी तो ढीली हो जाती है और उसके बाद वो फैल जाती है। तो फिर पहाड़ का कुछ हिस्सा जो ढाल पे रहेगा वो खिसक के नीचे की तरफ जा सकता है, इसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो पिछले साल भी केरला में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई थी, इसमें काफ़ी मतलब एक पूरा गाँव ही दब गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे है कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर अपरदन और सब चीज़ों के कारण ही यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है। तो प्राकृतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है मानव प्रक्रियाओं का, ये सब चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें पौधों को और पौधरोपण करना चाहिए, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो है नहीं तो प्रकृति हमें ऊपर नुकसान कर सकता है। अगली खबर है, मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ फ्रॉम इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बाल यौन शोषण के मामले में भारत, सबसे ज़्यादा बाल यौन शोषण के मामले में भारत में पाया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पाकिस्तान है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश। तो हम देख रहे हैं किस तरह दक्षिण एशियाई देशों में बाल यौन शोषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो इससे एक चिंता का विषय है। ह्यूमैनिटी विल ओवरकम पैंडेमिक सेज मोदी। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एम्बेसी है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में, तो स्विट्ज़रलैंड में क्या है, मैटर हॉर्न माउंटेन्स हैं। वहाँ पर देखिए आपने चित्र में जैसे देख रहे होंगे, तो भारत के तिरंगे का एक प्रतिबिंब बनाया गया तो लेज़र लाइट से, तो उसकी फ़ोटो ट्वीट की थी। तो वही मोदी जी ने उसका रिट्वीट किया है कि हम जो मानवता है इस पैंडेमिक से, महामारी से विजय पा लेगी। धैर्य रखिए आप लोग सभी। अगली खबर देखिए, रामविलास पासवान हमारे जो क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, खाद्य एवं वितरण मंत्रालय मंत्री हैं। तो इनका एक इंटरव्यू आया है, पीडीएस यानी कि जो राशन वितरण प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जैसे बता रहे हैं कि हम सभी को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न इनसे पूछा गया है कि जैसे कुछ राज्य आपत्ति जता रहे हैं, बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर उनको कोटा फिक्स कर दिया गया है कि आप इतने लोगों को इतने यूनिट आप दाना जो है उनको राशन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, 50% हमारा उद्देश्य 2011 जनगणना के अनुसार हमारा उद्देश्य है कि हम 50%
शहरी और 75% ग्रामीण जनसंख्या को राशन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जितने कोटा हैं, केवल कोटा को पूरी अपने केवल 15 राज्यों ने ही अपने कोटे को पूर्ण किया है। तो अभी और राज्यों के पास काफ़ी सीमा है कि वो अपने कोटा को बढ़ा सके, यानी नए राशन कार्ड बना सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुँचे। अब दूसरी स्कीम इन्होंने अपनी बात की है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की बात की है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है? ये देखिए, आपका खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के द्वारा होता है, ध्यान देना है, खाद्य एवं वितरण मंत्रालय द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। तो प्रसंस्करण उद्योग मतलब वो उद्योग है, यानी कि जैसे कोई खाने का पदार्थ, जैसे आम है तो आम का रस से कैसे मैंगो फ्रूटी बनाया जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग होती है उसमें, वो कमर्शियल यूज है। लेकिन इसमें क्या प्रसंस्करण, ये प्रसंस्करण मंत्रालय, ये खाद्य एवं वितरण मंत्रालय की स्कीम है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब क्या है? आपका राशन कार्ड बन जाए और देश के किसी भी कोने में रहें, आप उस राशन कार्ड को दिखाकर अपना राशन ले सकें। तो ये स्कीम थी, ये उद्देश्य। अभी तक इसको 12 राज्यों ने अडॉप्ट कर लिया है। इसमें क्या होगा कि जैसे सब डिजिटल डाटा कर दी जाएंगे और पॉइंट ऑफ सेल मशीन होंगी, जैसे आप देखते होंगे कि एटीएम कार्ड स्वाइप करके जो है दुकानों पे पैसा काट लेते हैं अपना, उसी प्रकार पॉइंट ऑफ सेल मशीनें होंगी। आप राशन कार्ड अपना दिखाएंगे, उसमें से सारे डाटा फीड हो जाएगा और आपको जो राशन मिल जाएगा दूसरे राज्यों में भी। तो अभी तक केवल 12 राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। आपको ध्यान देना है, भारत के सभी राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये चीज़ इसका वो था, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना थी। BEL टू मेक 30,000 वेंटिलेटर्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है अब 30,000 वेंटिलेटर बनाएगी, ये एक न्यूज़ थी। एयर फेयर रिफंड ऑर्डर विल हेल्प ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स। जो एयर पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट बुक करा लिए थे लेकिन अब टिकट फ्लाइट्स जो है जारी नहीं होंगी, तो उनका टिकट कैंसिल करने की बात हुई थी और पैसा रिफंड करने का भी बात कहा था। तो कुछ एयरलाइंस ने तो पैसा रिफंड करने की बात की, लेकिन कुछ ने कहा, जैसे जो घाटे में चले उन्होंने कहा कि हम आपको क्रेडिट देंगे, क्रेडिट एक फैसिलिटी देंगे कि आप अपना पैसा हमारे पास आपका जमा है, जब आपका अगर बाद में चलता है तो आप उसके टिकट जारी कर सकते हैं या आपको बाद में टिकट मिल जाएगा। तो यानी CA जो है बताएं कि सबको इंस्टेंट रिफंड नहीं मिल पा रहा है। साउथ एशिया रिमेन्स एन आउटलियर इन इन्फेक्शंस। एक न्यूज़ ये भी है, काफ़ी जो है इस पर चर्चा चल रही है इस समय, जो दक्षिण एशिया देश हैं। अब दक्षिण एशिया देश आपको ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि जो एशिया के दक्षिण भाग में है, इसमें देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देश आते हैं। तो इसमें देखा गया कि दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना के केसेस काफ़ी कम आए हैं और डेथ्स भी कम हो रही हैं। जबकि आप देखेंगे तो लगभग 21% जनसंख्या आपकी इसी 3%, देखिए जनसंख्या कुल यहाँ पे 21% रहती है, विश्व की 21% जनसंख्या इन दक्षिण एशियाई देशों में रहती है, जबकि विश्व का केवल 3% क्षेत्रफल है। तो यानी इतने ज़्यादा जनघनत्व के बावजूद भी यहाँ पे केसेज इतने कम देखने को मिले हैं। जैसे आप देखिए, जहाँ पर अमेरिका में 7-8 लाख केसेज हो चुके हैं, लगभग 50-60 हज़ार के ऊपर डेथ हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देखें कुल मिलाकर बहुत कम केसेज हैं। तो ये इस पर एक रिसर्च चल रही है कि क्या यहाँ पे मतलब टेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा अच्छे से फॉलो हो रही है, या फिर जो है यहाँ के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता है। तो ये एक चर्चा का विषय बना है वैज्ञानिक समुदाय के बीच में। अगली खबर हम देखेंगे, चाइना अलाउज नॉर्थ कोरिया टू एवॉइड सैंक्शंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्थ कोरिया देखिए किसी नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता है और वो न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करता रहता है, आए दिन मिसाइल टेस्टिंग करता रहता है। जहाँ देश कोरोना से लड़ रहा था वहाँ वो 2 मिसाइल अभी टेस्ट कर चुका है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने उस पर सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि वो किसी विदेशी देश से, विदेशी संस्था से व्यापार नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, जब से विदेशी मुद्रा नहीं प्राप्त होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और जब आप किसी आदमी की जेब पर कंट्रोल कर लेंगे तो धीरे धीरे आदमी राइट टाइम हो ही जाएगा, अपने लाइन पर आ जाएगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि चाइना नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं करवा रहा है। जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया आप देखे होंगे सटे हुए हैं। तो जो नॉर्थ कोरिया के शिप्स होते हैं कैसे करते हैं, जो जहाज में अपने जैसे कोल है, इनको बेचना है, कोयला बेचना है अपने देश का, तो जहाज से जाते हैं और चाइना के जल भाग में एक दूसरे जहाज लोड कर देते हैं। तो यानी नॉर्थ कोरिया का जहाज जाएगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक देखिए, एक नॉर्थ कोरिया का जहाज जाएगा, दूसरा देश का फिर जहाज आएगा, उस जहाज पे ये लोग जहाज पर ही लेन देन कर लेंगे। तो अब दूसरे देश के जहाज को तो जो है वैलिडिटी है ही है, वो तो व्यापार कर ही सकता है। तो मतलब इस तरह इस सैंक्शंस को ओवरकम कर रहा है, यानी कि चाइना का इसमें काफ़ी हाथ है, यानी चाइना इसको इग्नोर कर रहा है। चाइना को चाहिए कि जिम्मेदार देश के रूप में नागरिक, और ये भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, उनको अच्छे से फॉलो करवाए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे ISPRL टू टॉप अप इट्स कैवर्न्स विथ चीप क्रूड। ISPRL क्या है? इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं? जैसे देखिए, हम
डेली पेट्रोलियम तो आयात नहीं करेंगे। आज हमको 10 लीटर चाहिए, 10 लीटर, जैसे हम पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तो हमको अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है तो ऐसा तो नहीं हम 100 ग्राम पेट्रोल डलवाते हैं, हम सीधे जाते हैं कहते हैं 2 लीटर डाल दीजिए आप तेल, ताकि अगर हमें कल को प्रयोग करना हो, अचानक जाना हो तो हमारे पास रहे। तो उसी प्रकार देश में भी पेट्रोलियम का कुछ रिजर्व रखा जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई कारण हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते में को तेल नहीं मिल पाया, तब भी हमारे पास कुछ रिजर्व में तेल रहे, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी है ISPRL, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। देखिए इसके जो है इसने 4 स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। एक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा मैंगलोर कर्नाटका में, तीसरा पादूर यानी उडुपी, इसको उडुपी बोलते हैं, भी कर्नाटका में है, और चौथा चांडिक-होल उड़ीसा में। तो चांडिक-होल उड़ीसा का जो है वो 4.5 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोल जो है वो रिजर्व कर सकता है पेट्रोलियम। और विशाखापत्तनम है 1.3 मिलियन मैट्रिक टन, मैंगलोर 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, और पादूर या उडुपी 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। यानी कि लगभग इतना तेल स्टोर किया जा सकता है कि अगर हमारे देश को 1 महीने तक कोई तेल सप्लाई ना मिले तब भी सारे काम आराम से चलते रहेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि जैसे आप जानते होंगे तेल की डिमांड कम हो चुकी है, कोरोना से पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित है, तेल की डिमांड कम हो चुकी है और तेल के प्राइसेस भी गिर चुके हैं, तो यानी तेल सस्ता हो गया है। तो जो इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, इसको अवसर का फ़ायदा उठाते हुए उसने सस्ते दामों पर पेट्रोल खूब आयात कर ले रहा है और अपने सभी संचारों को फुल कर रहा है, जितने भी मतलब सभी भंडारों को फुल कर ले रहा है, ताकि हम अभी सस्ता है तो तेल खरीद लें तो हमें बाद में फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये न्यूज़ थी। जिसमें आपको जानना है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं, कितने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे देश में, 4 है मुख्यतः, जिसमें चांडिक-होल उड़ीसा में जो स्थापित है उसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है 4.5 मिलियन मैट्रिक टन। अब अगला देखिए, जो न्यू FDI रूल्स में हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। तो जो नया FDI रूल्स अभी हमने मुख्य पृष्ठ पे पढ़ा था, तो उसका बता रहे हैं कि उसके कुछ गलत बुरे परिणाम भी हो सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे। जैसे देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि हमारे इस बुरी स्थिति का फ़ायदा ना उठाएं, ताकि हमारे जो शेयर की वैल्यू घट गई है उसका फ़ायदा उठा के विदेशी निवेश ना करें लोग, यानी उसका फ़ायदा उठाने के लिए ना करें। जो सही इंटेंशन से आएंगे उनको हम विदेशी निवेश करने देंगे, लेकिन जो लोग हमारे शेयर्स को सस्ता होने की वजह से मौके का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारे शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है कोरोना की वजह से, तो 100 रुपये का शेयर 20 रुपये में खरीद लेंगे, कल फिर वैल्यू बढ़ जाएगी तो 80 रुपये का उनका सीधे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से हमने अब क्या किया है कि जो FDI है उसको सारे FDI जो नेबरिंग कंट्रीज से, पड़ोसी देशों से हैं, हमने इसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू कंपलसरी कर दिया है। तो लेकिन बता रहे हैं इसमें कि जो है आपके जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो भी कंपनियां सब पैसे से मारी हुई हैं, यानी कि कोई आर्थिक गतिविधि हो नहीं रही, सभी घाटे में चल रही हैं, लेकिन उनको तो कुछ ना कुछ चार्ज तो वहन करना ही पड़ रहा है ना। जैसे उनका मान लीजिए रेंट हो गया जहाँ पे रह रही होंगी, या कुछ लेबर चार्ज, या उनकी मशीनों में जो है कुछ जंग लग रही होगी, तो ये सब नुकसान को वहन करना पड़ रहा है। तो अर्थव्यवस्था जैसे खुलेगी तो उनको काफ़ी नुकसान होगा, तो उसमें इनको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर जैसे चाइना को हम देखें तो चाइना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर रहा है हमारे देश में। देखिए अभी $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है लगभग चाइना में, मतलब, और जबकि 2016 में देखें तो $1.6 बिलियन था, तो यानी लगभग आप देखेंगे 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। और चाइना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है। तो अगर उस पर ऐसे हम फोकस करेंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, उनको फंड की कमी होगी, जिससे समस्या होगी। इसमें एक चीज़ और देखना है, तो जब हमने 2017 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2017 में ख़त्म कर दिया था। ये क्या था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड? ये आपका देखिए क्या था, जो भी विदेशी निवेश आता था उसको, अगर 3000 करोड़ से ज़्यादा का विदेशी निवेश कोई आता था तो उसको गवर्नमेंट रूट से जो आता था, यानी कि उसको चेक कर दिया जाता था, गवर्नमेंट अप्रूवल दिया जाता था। तो लेकिन ये थोड़ा सा विवादों में रहा था, एयरसेल मैक्सिस केस के संबंधित में विवादों में भी रहा था, जिसमें आप पी चिदम्बरम जी भी जो है उनका भी नाम आता है, तो इसको हम फिर किसी दिन विशेष से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2017 में तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, जो कि अभी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इसको संस्था को ख़त्म करके और नई संस्था को जन्म दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIFP। तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा। इसमें देखिए ज़्यादा आपको कागज़ पत्तर वाला काम नहीं करना रहेगा, ज़्यादा लोगों से आपको नहीं मिला जुलना रहेगा। तो इसलिए जो विदेशी जो फिनांस मिनिस्ट्री में, यानी कि वित्त मंत्रालय में है आपका लोग हैं, वो लोग भी आपको उसमें घूसखोरी ये सब करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा ताकि आसानी से विदेशी निवेश हो सके। तो विदेशी निवेश को और आकर्षित बनने के लिए किया गया था। अभी देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ये ख़त्म कर दिया गया है।
अब क्या कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप सीधे इस पर लॉगिन करिए, अपना सारे डाटा डालिए और उस पर एक्सेस करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, और उसके बाद आपको अप्रूवल दे देगी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ न्यूज़ थी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल वीडियो है, बड़े अच्छे लेक्चर, बड़े अच्छे मैटर्स हैं। और ये आपका जो है फैक्ट्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका भी एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। और देखिए अब देखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे, जैसे डिप्लोमेसी टू ड्रामा ऑन ट्विटर। श्रीलंका में देखिए, जो वहाँ की श्रीलंका में जो चाइनीज़ एम्बेसी थी, यानी चाइना का जो वो चाइनीज़ एम्बेसी थी, उसने ट्वीट किया था। देखिए क्या है, एक श्रीलंका की न्यूज़ एजेंसी ने बोला था, वहाँ पे इसने एक न्यूज़ चैनल ने, न्यूज़ रिपोर्ट ने जो है क्लेम किया था कि इसका दोषी, कोरोना का दोषी चाइना है और इसको जिम्मेदार ठहराया जाए चाइना को। तो चाइना ने कि जो यहाँ एम्बेसी स्थापित थी, उसने इस आरोप को खंडित करते हुए कहा कि जिम्मेदार जो है न्यूज़पेपर की तरह वो लोग व्यवहार करें, ऐसे गलत आरोप ना लगाएं। तो ऐसे जवाब उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा था ट्विटर के माध्यम से। तो वही इसमें कहा गया है कि ये हमको सिखाएंगे वो जो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में नहीं जानते हैं। चीन पे आरोप लगाया वहाँ की न्यूज एजेंसियों ने श्रीलंका की, वो हमको सिखाएंगे वो। तो बाद में इन्होंने फिर जवाब दिया, तो क्या हुआ, ट्विटर ने इनका हैंडल ही ब्लॉक कर दिया, चाइनीज जो एम्बेसी थी। तो मतलब ये चीज़ कहा है। तो फिर एक बहुत अच्छा कमेंट आया था जो है श्रीलंका की न्यूज एजेंसी द्वारा, तो बोला सो नाउ ट्विटर हैज़ अनबैंड यू, कैन यू नाउ अनबैन ट्विटर इन चाइना। तो चाइनीज़ एम्बेसी का जो हैंडल था श्रीलंका में, उसको ट्विटर ने अनबैन कर दिया, यानी जो बैन था उसको हटा लिया। तो बोल रहे हैं कि लेकिन क्या अब आप चाइना में ट्विटर पे बैन हटाएंगे? तो चाइना में आप जैसे जानते हैं फेसबुक वहाँ नहीं चलता है, ट्विटर नहीं चलता, तो ये सब काफ़ी बैन रहते हैं। तो ये चीज़ कहा गया है, वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों पर देखेंगे। आज के जो न्यूज़पेपर संबंधित थे, प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? ऑप्शन ए, विदेशियों द्वारा भारत में खरीदारी करना। ऑप्शन बी, विदेशियों द्वारा भारत के आर्थिक उपक्रमों में 10% से अधिक शेयर में निवेश करना। ऑप्शन सी, विदेशियों द्वारा नई कंपनी खोलना। ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितने यूनेस्को विरासत स्थल हैं? विश्व विरासत स्थल कितने हैं भारत में, उनकी संख्या कितनी है? ए 25, बी 28, सी 38, डी 41। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट 1, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। स्टेटमेंट नंबर 2, इसको समूचे भारत में लागू कर दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 3, इस योजना में शामिल राज्यों का निवासी आपस के शामिल राज्यों में राशन ले सकता है। तो विकल्प हैं केवल 1, केवल 3, 1, 2 व 3, इनमें से कोई नहीं। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब हाँ, जो भी आपको लगे कि किसी चीज़ पे और आपको व्याख्या से जो है जानकारी चाहिए, कृपया कमेंट बॉक्स में करें, तो उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। ये रही आज की डिस्कशन। बहुत बहुत